यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225 और दो क्वेश्चन और दिए गए। देखो इसमें से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी दो बिल्कुल वैसे हैं, वो आप फिर खुद सॉल्व कर सकते हो। देखो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मैंने पहले भी बहुत बार समझाया आपको कि इसको यूज़ करके हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, और उसको करने के लिए आप पहले रफ वर्क में कुछ स्टेप्स जो हैं उनको पहले लिख लो, उससे फिर आपको एक्चुअल सम लिखने में बड़ी आसानी होगी। करना क्या है आपको कि जो दो नंबर आपको गिवन है उनमें से जो बड़ा नंबर है उसको आप छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 135 तो ये 1 पे ही जाएगा 135, और यहाँ बच गया मेरे पास 0 एंड 90 बच गया। अब 90 जो है, जो रिमाइंडर बचा वो आपके डिवाइज़र से छोटा हो गया। जैसे ही आपका रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा होता है तो आप इस रिमाइंडर से डिवाइज़र को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 135 यहाँ आ गया, ये फिर से 1 पे जाएगा 90, तो ये मेरे पास कितना बच गया यहाँ पे 5 एंड 4। अगेन 45 जो है वो 90 से छोटा हो गया। ठीक है, तो अब मैं इससे 90 को डिवाइड कर दूंगा, तो ये 2 पे जाएगा 90, और नीचे मेरे पास कुछ नहीं बचा, कट गया पूरा। जब नीचे 0 आ गया तो जो लास्ट डिवाइज़र है वो हमारा HCF हो गया। ठीक है, तो अब इसी को यूज़ करके, इसको रेफ़र करके हम यहाँ पे बड़े आराम से अपने सारे स्टेप्स लिख सकते हैं। अब हम एक्चुअली एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, आप इसको पूरा लिख सकते हो। तो इसको रेफ़र करो आप, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। 225 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस 90। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में 135 यहाँ आ गया, 90 यहाँ आ गया, तो अब इसको रेफ़र कर लो इंटू 1 प्लस 45। 135 इज़ दिस इंटू दिस प्लस 45। ठीक है, और तीसरे स्टेप में 90 मेरा यहाँ आ गया, 45 यहाँ, इंटू 2 प्लस नीचे कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 हुआ तब जो लास्ट डिवाइज़र है, दिस इम्प्लाइज 45 इज़ HCF। चाहे HCF बोलो या GCD बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब इसी तरह से आप ये दोनों सम खुद सॉल्व कर सकते हो। जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो जो आपका लास्ट डिवाइज़र होगा वही आपका HCF होगा। Show that any positive odd integer, positive odd integers मतलब 1, 3, 5, 7 and so on, okay, is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। अब देखो एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने 4q plus 1 और 4q plus 3 के कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 4q plus 1 की फॉर्म का होगा या 4q plus 3 की फॉर्म का होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ। उसमें मैंने इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है कि चाहे आपको 4q plus 1 4q plus 3 इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे 6q plus 1 6q plus 3 ऐसे पूछा जाए, चाहे 8q plus 1 8q plus 3, तो इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन हो, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने बहुत डिटेल में उस क्वेश्चन में समझा रखा है, पहले उसको ज़रूर देख लेना। इसमें मैं थोड़ा सा इसको क्विकली सॉल्व करूँगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों, पॉजिटिव इंटीजर्स A B बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, Z का मतलब इंटीजर, प्लस का मतलब कि मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो A और B अगर इनमें से कोई भी दो नंबर हैं तो हमेशा हम A को लिख सकते हैं B इंटू Q प्लस R। कहने का मतलब कि अगर मैं A को B से डिवाइड करूं तो Q कोशेंट होगा और R रिमाइंडर होगा,
और ये जो रिमाइंडर है ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 13 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 इंटू 2 इज़ 10, नीचे कितना बचा 3, तो 3 मेरा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा। तो मैं 13 को लिख सकता हूँ कि 13 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3। तो 13 a हो गया, 5 b हो गया, 2 क्वोशंट हो गया, q सम इंटीजर तो ये एक इंटीजर हो गया और r जो है ये रिमाइंडर हो गया और ये हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा, यानी कि ये 5 से छोटा होगा इस केस में। ठीक है, ओके, ये बात हो गई। अब अगर मैं इस केस में b को लेट b इज इक्वल टू 6, b को अगर 6 मान लो, क्योंकि ये 6q प्लस 1 चाहिए, 6q प्लस 3 चाहिए, 6q प्लस 5 चाहिए, तो यानी कि मैं इसको एक्चुअली b को 6 पुट करूँगा, यहाँ पे मैं 6 लेके चलूँगा। ठीक है, अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करके देखो तो ये bq प्लस r, तो r जो है वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म का है। ठीक है, तो q की जगह क्वोशंट की जगह क्वोशंट ही रह गया और b जो है उसकी जगह मुझे पता चल रहा है इसको देख के कि मुझे b 6 लेके चलना है, तो b मैंने 6 ले लिया। दिस इम्प्लाइज a कितना हो जाएगा 6 इंटू क्यू प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेकिन लेस देन 6 हो गया। तो r जो है वो 6 से छोटा होगा। अब रिमाइंडर अगर 6 से छोटा होगा, दिस इम्प्लाइज r कैन बी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, r अगर 6 से छोटा होगा तो इसका मतलब r की यही 6 पॉसिबल वैल्यूज़ बन सकती हैं 0 से लेके 5 तक। नाउ दिस इम्प्लाइज कि अगर r मेरा इनमें से एक हो सकता है, अगर r की वैल्यू सिर्फ इनमें से एक हो सकती है, तो इसका मतलब a मेरा क्या हो सकता है। देखो a है क्या, मैं फिर से बता देता हूँ, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। हमने माना है कि a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो a जो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, अगर मैं उसको 6 से डिवाइड करना शुरू करूँ, अगर मैं उसको 6 से डिवाइड करना शुरू करूँ तो रिमाइंडर इन्हीं 6 नंबर्स में से कोई ना कोई एक होगा। तो एक किस फॉर्म का हो सकता है, पहले मैं इसमें r को 0 पुट कर देता हूँ। तो r को अगर मैं इसमें 0 पुट करूँगा, r की पॉसिबल वैल्यूज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो सबसे पहले मैं अगर इसको r को 0 पुट कर दूँ तो a हो जाएगा 6 इंटू क्यू। ठीक है, और अगर मैं r को 1 पुट कर दूँ, अगर मैं r को इसमें 1 पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1, और r को अगर 2 पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। तो a जो है, a की पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं, पॉसिबल फॉर्म्स जो हैं, वो यही 6 हो सकती हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब a जो है या तो 6q की फॉर्म का होगा, या 6q प्लस 1 की फॉर्म का होगा, या 6q प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इन्हीं 6 फॉर्म्स का हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से आप ये वाली टर्म्स देखो, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। नाउ 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कैसे, देखो अगर मैं 6q लूँ तो 6q इज़ 2 इंटू 3q, तो ये 2 से डिवाइड होता है। अगर मैं 6q प्लस 2 लूँ तो मुझे वैसे तो देखने से ही पता चल जाता है कि 6q इवन है, ये भी इवन है, तो दोनों इवन को ऐड करूँगा तो इवन नंबर हो जाएगा। लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 6q प्लस 2 इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो अंदर कितना आ जाएगा 3q प्लस 1, तो 2 इंटू समथिंग, तो ये भी 2 से डिवाइड होता है। इसी तरह से 6q प्लस 4, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर आ जाएगा 3q प्लस 2, तो यानी कि ये नंबर भी 2 से डिवाइड होता है, ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो ये तीनों नंबर जो हैं, ये तीनों नंबर इवन हो गए। तो अगर ये तीनों नंबर इवन हो गए, इस तरह के इस फॉर्म का कोई भी नंबर, इस फॉर्म का कोई भी नंबर, देखो जब मैं बोलता हूँ ना इस फॉर्म का कोई भी नंबर, तो इसका मतलब इसमें q की वैल्यू मैं 1 डालूँ अगर, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10।
अगर Q की वैल्यू मैं 2 डाल दूँ तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16। Q की वैल्यू 3 डाल दूँ तो फिर से मेरे 3 इवन नंबर्स आ जाएंगे। तो ये इवन नंबर्स हैं तो इनको तो हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में बात करनी है, राइट। तो ये तीनों नंबर्स जो हैं ये तो हमारे स्कोप से बाहर चले गए। अब बात करते हैं 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 की। नाउ 6Q + 1 इज ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है। क्यों? बिकॉज 6Q क्या है? 6Q इवन नंबर है। 6Q ये 2 से डिवाइड होता है तो ये इवन नंबर है। 1 क्या है? 1 एक ऑड नंबर है। तो इवन और ऑड को जब मैं ऐड करता हूँ, इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। तो ये एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को जब मैंने ऐड किया, दिस इम्प्लाइज 6Q + 1 इज ऑड। ये एक ऑड नंबर हो गया मेरे पास। सिमिलरली 6Q + 3 एंड 6Q + 5 आर ऑड नंबर्स। तो ये भी ऑड नंबर्स हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 ये तीनों अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म का हो वो ऑड नंबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, आप Q की वैल्यू 1 डाल लो, Q की वैल्यू इसमें 1 डालोगे तो 6Q + 1 कितना आ जाएगा? 7, 6Q + 3 कितना आ जाएगा? 9 और 6Q + 5 कितना आ जाएगा? 11। अगर Q की वैल्यू आप 2 डालते हो तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 15, ये 15 हो गया और ये कितना आ जाएगा? 17। तो इस फॉर्म का कोई भी नंबर हो वेयर Q इज़ एनी इंटीजर, तो उस केस में मेरे पास जो नंबर आएंगे हमेशा क्या आएंगे? ऑड नंबर्स, राइट। और यहीं हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। दिस इम्प्लाइज कि कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, दिस इम्प्लाइज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6Q + 1 और 6Q + 3 और 6Q + 5। देखो अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार क्विकली इसको रिवाइज करवाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने ए जो भी एक नंबर लिया, हमने लिया एक कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वो इस लिस्ट में से कोई भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है और इवन नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और बी को मैंने मान लिया 6, ठीक है, बी को मैंने 6 मान लिया। अब मेरे पास कोई भी एक इंटीजर हो, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो, उसको मैं हमेशा a = 6Q + r इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 6Q + r की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैंने सबसे पहले ये प्रूव किया, ठीक है। किसी भी नंबर को, कोई भी एक इंटीजर को आप 6 से अगर डिवाइड करोगे तो वो इन 6 में से कोई एक फॉर्म लेगा, ठीक है। तो ये कोई भी नंबर हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो कोई भी एक नंबर हो वो इनमें से ही किसी ना किसी एक फॉर्म का होगा। अब हमने उसके बाद ये प्रूव कर दिया कि ये जो तीन, एक ये वाला, एक ये और एक ये जो 3 फॉर्म्स हैं, इन 3 फॉर्म्स से हमेशा हमें सिर्फ इवन इंटीजर्स ही मिल सकते हैं, इवन इंटीजर्स ही मिल सकते हैं क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स हैं। लेकिन हमें बात करनी है सिर्फ ऑड इंटीजर्स की। और हमें ये भी पता चल गया कि ये जो बाकी के 3 फॉर्म्स हैं ये हमेशा हमें एक ऑड इंटीजर देंगे, ठीक है। अब ये भी हमें पता है कि इन 6 को मिला के, इन 6 का कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लूँ तो वो सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स को कवर कर लेगा। ये 3 सिर्फ इवन को कवर करेंगे, ये 3 सिर्फ ऑड को कवर करेंगे। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास 3 फॉर्म्स बच गई, ये सारे के सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को कवर करते हैं। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. तो एक परेड हो रही है जिसमें आर्मी कंटिजेंट मेंबर्स कितने हैं? 616 और आर्मी बैंड मेंबर्स कितने हैं? 32। तो ये जो मेंबर्स हैं ये इन मेंबर्स के पीछे पीछे चल रहे हैं परेड के अंदर। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमें ये बोला गया है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में ही परेड करेंगे।
व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। देखो आंसर तो इसका बड़ा सिंपल सा है। आंसर तो ये है कि इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल लो और बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि HCF ही इसका आंसर क्यों होगा। अब इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप ये जो बड़ा वाला नंबर है 616, इसको आप छोटे नंबर से डिवाइड करो 32 से। तो ये पहले 1 पे गया 32, यहाँ कितना बच गया 29, और ये 6 नीचे आया, और उसके बाद ये 9 पे जाएगा और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 288, और नीचे कितना बच जाएगा 8। अब रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे डिवाइज़र को डिवाइड कर देंगे। 32 को मैं 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 4 पे जाएगा 32, और नीचे मेरे पास 0 आ गया। तो ये जो लास्ट डिवाइज़र है तो ये मेरा HCF हो गया, ठीक है। तो यानी कि इतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे परेड करने के लिए। अब इसको लिखना कैसे है, इसको हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के बेस पे लिखेंगे। अब ये जो इस तरफ मैंने स्टेप्स लिखे हैं ये भी बेसिकली यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं, लेकिन फॉर्मली इसको कैसे लिखते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम आपको अप्लाई करना है 616 एंड 32 पे। तो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन राइट 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। 616 इज 32 इंटू 19 प्लस 8। 32 से 616 को डिवाइड किया तो 19 क्या आ गया इसका कोशेंट, और 8 क्या आ गया इसका रिमाइंडर। उसके बाद 32 इधर आ जाएगा और इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। एंड देन वी कैन राइट कि ये जो मेरा लास्ट डिवाइज़र था दिस इम्प्लाइज 8 इज़ द HCF एंड दिस इज़ आवर आंसर एज वेल, ओके। अब हम बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, कि 8 ही आंसर क्यों है। देखो अगर आप परेड किसी भी एक परेड को रिकॉल करो, जैसे 26 जनवरी पे होती है परेड, ठीक है, तो उसमें आप रिकॉल करके देखो कि आगे जैसे ये हमारे आर्मी बैंड के मेंबर्स चल रहे होते हैं और पीछे बाकी आर्मी कंटिजेंट के मेंबर चल रहे होते हैं, तो हमेशा ऐसे ही होता है कि जैसे इस कॉलम में अगर 3 आर्मी बैंड के लोग चल रहे हैं तो दूसरे में भी 3 चलेंगे, तीसरे में भी 3, फिर अगले में भी 3। अगर यहाँ पे 2 हैं तो सब में ही 2-2 होंगे। इसी तरह से पीछे जो आर्मी कंटिजेंट के लोग चल रहे होते हैं, अगर एक में 5 हों तो सब में 5-5 होंगे, राइट। अगर एक में 10 हों तो सब में 10-10 होंगे। ऐसे ही चलते हैं मेंबर्स, राइट। ऐसा तो नहीं होता कि इसमें 5 मेंबर चल रहे हैं, इसमें 10 चल रहे हैं, इसमें 6 चल रहे हैं, इसमें 8 चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता, बराबर चलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हम उनको ऐसे कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, हम उनको जब कॉलम्स में डिवाइड करते हैं तो हर कॉलम में बराबर नंबर ऑफ मेंबर चलते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है, ओके। अब इसके कितने मेंबर्स हैं हमें गिवन 32, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही जस्ट सैंपल बना दिया है, ठीक है। तो हमें नहीं अभी पता कि कितने कॉलम्स होंगे और हर कॉलम में कितने कितने लोग चलेंगे, ये तो मैंने जस्ट सैंपल बना दिया आपको समझाने के लिए। अब हमें ये पता है कि आर्मी बैंड मेंबर्स जो हैं वो 32 हैं और आर्मी कंटिजेंट के मेंबर जो हैं वो हैं 616, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप्स को हमें इस तरह से डिवाइड करना है कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जो इसको भी डिवाइड करता हो और इसको भी डिवाइड करता हो, राइट। देखो अगर मैं किसी भी एक नंबर को इस तरह से कॉलम्स और रोज़ में डिवाइड करता हूँ, तो इसका मतलब होता है कि उसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी उस नंबर को डिवाइड करते हैं और उसके नंबर ऑफ रोज़ भी उसको डिवाइड करते हैं। यही होता है इसका मतलब। जैसे ये 32 है तो 32 को मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 2 इंटू 16 कर सकता हूँ कि 2 रोज़ बना दूँ, 16 कॉलम बना दूँ, या 4 इंटू 8 कर सकता हूँ कि 4 रोज़ बना दूँ, 8 कॉलम्स बना दूँ, 8 इंटू 4 कर सकता हूँ कि 8 रोज़ बना दूँ, 4 कॉलम्स बना दूँ, राइट। तो हमें ये नंबर चाहिए, ये वाला एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी डिवाइड करता हो और इसको भी डिवाइड करता हो, दोनों को डिवाइड करता हो, ऐसा सबसे बड़ा नंबर चाहिए, और वही नंबर इनका नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएगा। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर, किन्हीं भी दो नंबर्स को डिवाइड करने वाला ऐसा सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में इन दोनों नंबर्स का HCF निकाला
which is 8 and 8 is the answer. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. देखो पहले पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. ये क्या होते हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स. अब वो कहता है कि आप ये प्रूव करो कि ऐसे किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो या तो 3m की फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा और m एक इंटीजर होगा. देखो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे. सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि इस लिस्ट में से कोई भी एक इंटीजर अगर मैं ले लूँ, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ, तो वो या तो 3q की फॉर्म का होगा या 3q प्लस 1 की फॉर्म का होगा या 3q प्लस 2 की फॉर्म का होगा वेयर q इज़ सम इंटीजर. ये हम अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके प्रूव करेंगे कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर इन तीनों में से किसी ना किसी एक फॉर्म का होगा. ठीक है. अब हमें ये बोला गया है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो वो 3m की फॉर्म का आ जाएगा, इसका स्क्वायर करता हूँ तो वो 3m प्लस 1 की फॉर्म का आ जाएगा और अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो वो भी 3m प्लस 1 की फॉर्म का आ जाएगा. कहने का मतलब कि कोई भी एक इंटीजर हो उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो या तो 3m की फॉर्म का होगा या फिर वो 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा. तो हमें बस इतना ही प्रूव करना है. m क्या है, m इज़ सम इंटीजर, जैसे यहाँ पे q वॉज सम इंटीजर. तो हम पहला पार्ट प्रूव करते हैं. सबसे पहले हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करते हैं. यहाँ पे देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर मेरे पास a और b कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सिंबल होता है ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मैं हमेशा a को ऐसे लिख सकता हूँ b इंटू क्यू प्लस आर वेयर q इज़ एन इंटीजर. ये कोई एक इंटीजर होगा मेरे पास और r जो है ये 0 या 0 से बड़ा होगा और b से स्ट्रिक्टली छोटा होगा. इसको आप ऐसे समझो जैसे मेरे पास है 12, तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 4 राइट. अगर मैं 13 लूँ तो 13 कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 1. 14 कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2 राइट. ऐसे ही होगा. तो अब अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो आप ये देखो कि जैसे a को मैंने 12 मान लिया और b हो गया मेरा 3. ठीक है. तो q मेरा कितना हो जाएगा 4 और रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 0 राइट. यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया. 13 को जब मैंने डिवाइड किया, a अगर मेरा 13 हो b 3 हो तो रिमाइंडर कितना आ गया 1. अगर a मेरा 14 हो जाए b 3 ही हो तो मेरा रिमाइंडर कितना हो जाता है 2. उसके बाद अगर मैं 15 को डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 0. 16 के लिए 3 इंटू 5 प्लस 1. 17 के लिए 3 इंटू 5 प्लस 2. यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर हमेशा जो डिवाइज़र है उससे छोटा है, यानी कि 3 से छोटा है. 0 1 2 0 1 2 तो यही रह सकता है राइट. तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा मेरे डिवाइज़र से छोटा ही होगा. अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ लेट b इज़ इक्वल टू 3. क्यों? क्योंकि मुझे 3m प्लस 1, तो क्वेश्चन को देखने से आपको समझ में आ जाता है कि आपको b क्या लेना है. इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ आपको. तो अगर मैं यहाँ पे b को 3 डाल दूँ तो a मेरा कितना हो जाएगा 3 इंटू क्यू प्लस आर और 0 लेस देन इक्वल टू आर स्ट्रिक्टली लेस देन 3 हो जाएगा, क्योंकि r जो है वो b से छोटा होता है. हमें अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा आता है. तो अगर मैं b को 3 कंसिडर कर लूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 1 या 2 ही होगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3 हो जाएगा. ठीक है, ये बात भी सही हो गई. अब इस तरफ को अगर आप दोबारा से देखो
तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू क्यू, 3 इंटू क्यू, आगे ज़ीरो है उसको छोड़ दो, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू क्यू, यानी कि 3 को किसी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई किया प्लस 1, ये कितना हो गया 3 क्यू प्लस 2, इसी फॉर्म का हुआ ये। 12 जो है 12 जो है वो 3 क्यू की फॉर्म का हो गया, 13 3 क्यू प्लस 1 की फॉर्म का हो गया, 14 3 क्यू प्लस 2 की फॉर्म का हो गया, और उसके बाद 15 दोबारा से 3 क्यू की फॉर्म का है, 3 इंटू समथिंग सम इंटीजर। 16 किस फॉर्म का है फिर से 3 क्यू प्लस 1 की फॉर्म का, ये 3 क्यू प्लस 2 की फॉर्म का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी एक मैं पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ वो हमेशा इन तीनों में से ही एक फॉर्म लेगा, और यही चीज़ हम यहाँ फॉर्मली कैसे लिखेंगे। नाउ इफ़ r इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू, आर की वैल्यू यहाँ 0 डाल देता हूँ। इफ़ r इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज a कितना हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1, एंड इफ़ r इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज a कितना हो जाएगा मेरा 3 क्यू प्लस 2। तो एक चीज़ मैंने प्रूव कर दी कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर या तो 3 क्यू की फॉर्म का होगा, या 3 क्यू प्लस 1 की फॉर्म का होगा, या फिर वो 3 क्यू प्लस 2 की फॉर्म का होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन तीनों के स्क्वायर निकालने हैं और ये प्रूव करना है कि वो या तो 3m की फॉर्म के होंगे या 3m प्लस 1 की फॉर्म के होंगे। तो अभी हमने क्या प्रूव किया कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 वेयर q इज़ एन इंटीजर। तो ये हमने अभी अभी प्रूव किया, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं कि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो या 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 की फॉर्म का है, उसका अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ, उसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स। सो दिस इम्प्लाइज सबसे पहले 3q का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, राइट। 9q स्क्वायर में से 3 को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो अंदर कितना बच जाएगा 3q स्क्वायर, राइट। अब ये 3q स्क्वायर, अगर मैं 3q स्क्वायर के बारे में बात करूँ तो q मुझे पता है कि ये एक इंटीजर है, राइट। तो q स्क्वायर जो है ये भी इंटीजर होगा, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है, तो इसका मतलब 3 इंटू क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा, उसको अगर मैं एक और इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी इंटीजर आएगा। तो अगर इस इंटीजर को अब मैं m कंसिडर कर लूँ, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ से m, ठीक है। तो दिस मीन्स दिस इज ऑफ द फॉर्म 3m। इसको m बोल दो, n बोल दो, r बोल दो, s बोल दो, कुछ भी बोल दो। आपको क्वेश्चन में m बोला गया तो आप इसको m बोल दो, तो इसका मतलब 3q स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 3m वेयर m इज सम इंटीजर। तो m एक इंटीजर है। तो एक पार्ट 3q के लिए तो हमने प्रूव कर दिया कि 3q का स्क्वायर जो है वो 3m की फॉर्म का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 3q प्लस 1 की। अब मैं 3q प्लस 1 इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, उसका फार्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, राइट। तो मुझे पता है कि यहाँ प्लस 1 है, तो प्लस 1 वाली टर्म को मैं बाद में लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और मुझे 3m की फॉर्म का बनाना है, तो यानी कि इन दोनों में से 3 कॉमन है, तो मैं 3 को बाहर निकाल के अंदर लिख दूंगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब 3q स्क्वायर प्लस 2q ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है, क्योंकि q इंटीजर, 3 इंटीजर, 2 इंटीजर, तो सब कुछ इंटीजर हो गया। तो ये फिर से मेरा किस फॉर्म का हो गया, सो दिस कैन बी रिटन एज 3m प्लस 1 वेयर m इज 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो m इज एन इंटीजर, m इज एन इंटीजर, ठीक है। तो m एक इंटीजर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं बार बार इसको ऐसे क्यों लिख देता हूँ। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ,
ये जो मेरे पास 3q² प्लस 2q था, इसमें q क्या है? इंटीजर। 2 क्या है? इंटीजर। तो q² क्या हो जाएगा? q इंटीजर है तो स्क्वायर भी इंटीजर होगा। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, राइट। तो ओवरऑल ये पूरी वैल्यू जो है ये इंटीजर हो गई। तो इसको, इस पूरी वैल्यू को देखो, होगा तो ये भी कोई ना कोई नंबर ही, राइट। कोई ना कोई नंबर ही होगा, इंटीजर ही होगा, तो उस इंटीजर को मैं m बोल देता हूँ, राइट। तो इसलिए ये 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 की फॉर्म का हो गया, राइट। तो दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली अब हम थर्ड पार्ट भी प्रूव कर लेते हैं। अब थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या है? 3q प्लस 2, मुझे इसका स्क्वायर ये फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 9q² प्लस 4 प्लस 12q, राइट। तो अब इसको मुझे 3m प्लस 1 की फॉर्म का निकालना है। ये मुझे समझ में आ रहा है। क्यों? 3m की फॉर्म का ये हो नहीं सकता। ये वैल्यू 3 से डिवाइड होती है, ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाती है, लेकिन ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं होती, तो इसलिए ये 3m की फॉर्म का तो नहीं हो सकता। 3m प्लस 1 की फॉर्म का हो सकता है। कैसे? पहले तो मैं जो 3 से डिवाइड होते हैं उनको लेफ्ट में लिख लेता हूँ। 9q² प्लस 12q प्लस, अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, है ना। तो 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख देता हूँ। उससे फ़र्क क्या पड़ा? उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये तीनों में 3 कॉमन है। ये तीनों 3 से डिवाइड होती हैं, तो इनको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू, इनमें से 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, राइट। तो फिर से ये वही फॉर्म का हो गया कि दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज 3 इंटू m प्लस 1, वेयर m क्या है? m को मैंने क्या ले लिया? 3q² प्लस 4q प्लस 1, एंड m इज एन इंटीजर। एन इंटीजर है क्योंकि q इंटीजर तो q² इंटीजर, 4 इंटीजर, 1 इंटीजर, 3 इंटीजर, जैसे मैंने अभी अभी समझाया। तो ये पूरी वैल्यू जो है ये एक इंटीजर है। तो ये वाला जो नंबर है ये भी 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा, राइट। मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले ये प्रूव किया कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो या तो 3q की फॉर्म का होगा, या 3q प्लस 1 की फॉर्म का होगा, या 3q प्लस 2 की फॉर्म का होगा। उसके बाद हमने इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया। तो इसका स्क्वायर हमें पता चल गया कि ये 3m की फॉर्म का होता है। इसका स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया कि वो 3m प्लस 1 की फॉर्म का होता है, और इसका स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया कि वो भी 3m प्लस 1 की फॉर्म का होता है। तो इसका मतलब कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर अगर मैं लूँ, उसका स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा, वेयर m इज़ सम इंटीजर। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लो 6, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना होता है? 36। तो 36 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 12, राइट। तो m इसमें कितना हो गया? इस केस में m हो गया 12। ऐसे ही 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 16 प्लस 1, यानी कि 3m प्लस 1। तो m इस केस में कितना हो गया? 16। तो ऐसे ही आप काफ़ी सारी और एग्जाम्पल्स खुद ट्राई करके देख सकते हो। Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। देखो, इसके लिए सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि इससे जस्ट पिछला ट्यूटोरियल जो है जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो उस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 की फॉर्म का होता है। पहले उस पार्ट को उस क्वेश्चन में से ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को देखना, क्योंकि इसको मैं उसके आगे से ही सॉल्व करूँगा। तो अब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने ये पोर्शन पिछले वाले क्वेश्चन में से देख लिया है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर इन तीनों में से ही एक फॉर्म का होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है कि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब अगर मैं यानी कि इसका क्यूब कर दूं, इसका क्यूब कर दूं और इसका क्यूब कर दूं, तो वो
इन तीनों में से कोई एक फॉर्म लेगा, बस यही प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसका क्यूब करना शुरू कर देते हैं। सो 3 क्यूब, इसका क्यूब कितना हो जाएगा, अगर आप इसका क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 27 क्यूब, इतना हो गया। तो इसमें से मैं अगर 9 को बाहर निकाल लूँ तो अंदर कितना बच जाएगा, 3 इंटू क्यूब, ठीक है। मुझे इसको 9m की फॉर्म का बनाना है, मुझे दिख रहा है कि ये 9m की फॉर्म का बन सकता है। सो दिस इज़ ऑफ द फॉर्म 9 इंटू एम, राइट। 3 इंटू क्यूब को मैंने m कंसिडर कर लिया। देखो 3 क्यूब ये है क्या, देखो क्यू क्या है, क्यू एक इंटीजर है, तो उसका क्यूब करूँगा तो वो भी इंटीजर होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी एक इंटीजर, तो यानी कि ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू जो है ये एक इंटीजर हो जाएगी, और इस इंटीजर को मैंने m मान लिया, ठीक है। तो इसको मैं अगर m मान लेता हूँ तो ये 9 इंटू एम की फॉर्म का हो गया, ठीक है। तो पहला पार्ट मेरा प्रूव हो गया कि एक चीज़ मैंने प्रूव कर दी कि यस, इस तरह का 3q की फॉर्म का कोई भी इंटीजर हो उसका क्यूब जो है वो 9m की फॉर्म का होता है, ठीक है। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं, से 3q + 1। अब मैं इसका क्यूब अब अगर करूँ तो अब ये एक तरह से मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करनी है a + b होल क्यूब की, ठीक है, a + b होल क्यूब। और ये क्या होती है आइडेंटिटी, a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b, ठीक है। तो ये भी एक इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आइडेंटिटी की। तो ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, a क्यूब का मतलब 3q का क्यूब यानी कि 27q प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 प्लस 3ab, तो 3 इंटू a इज़ 3q इंटू b इज़ 1 इंटू, तो ये मैं यहीं पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, a + b यानी कि 3q + 1, और इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 27q³ + 1 प्लस 3 इंटू 3q इज़ 9q इंटू 1 इज़ 9q। तो 9q को अब मैं इस ब्रैकेट को खोल के सॉल्व कर देता हूँ। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, मैं क्विकली कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 27q² + 9q। अब इसमें से ये टर्म और ये टर्म मैं इधर ले लेता हूँ, 27q³ + 27q² + 9q + 1। अब इन तीनों टर्म्स में से 9 कॉमन है, अंदर कितना आ जाएगा, 3q³ + 3q² + q + 1। तो अगेन ये जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म को मैं कोई भी एक इंटीजर कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि आएगा तो ये इंटीग्रल वैल्यू ही, क्योंकि ये q इंटीजर है तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ऐड करूँगा फिर से इंटीजर। दिस इम्प्लाइज 3q + 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू m + 1, ओके। ये इसी फॉर्म का हो गया वेयर m इज़ 3q³ + 3q² + q, ठीक है। तो m को मैंने ये पुट कर दिया, तो ये फिर से 9m + 1 की फॉर्म का ही निकल आया। तो दो पार्ट मैंने प्रूव कर दिए, इस पार्ट का क्यूब मैंने प्रूव कर दिया 9m की फॉर्म का, और इस तरह का कोई भी इंटीजर हो उसका क्यूब मैंने प्रूव कर दिया 9m + 1 की फॉर्म का। अब तीसरे वाले को हम प्रूव कर देते हैं कि वो इस तरह की फॉर्म का होगा। तो अब थर्ड टाइप है मेरे पास 3q + 2 की। अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास, 27q³ + 8 प्लस, तो मैं क्विकली कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटू 3q इंटू 2 इंटू 3q + 2। तो ये a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी मैंने आपको बताया कि क्या होती है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। तो इसको मैं पहले इस फॉर्म में ओपन करके फिर इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो उससे थोड़ा आसान हो जाता है इसकी आइडेंटिटी को सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा मेरे पास 27q³ + 8 प्लस 3 इंटू 3 इज़ 9 इंटू 2 18, तो ये हो गया 18q इंटू 3q + 2। सो दिस इज इक्वल टू 27q³ + 8 प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 54q² + 36q। अब इसमें से भी
इस टर्म को और इस टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 8 मुझे एंड में चाहिए, तो 8 को मैं अलग रख दूंगा। तो ये हो जाएगा 27 प्लस 54 प्लस 36 प्लस 8। तो पहली तीनों टर्म्स में से 9 कॉमन है, ये भी 9 से डिवाइड होती है, ये भी 9 से, ये भी 9 से, तो ये अंदर कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8। तो ये फिर से अगर आप देखोगे तो ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी टर्म जो है, ये एक इंटीजर है, तो इसको मैं फिर से m कंसिडर कर लेता हूँ। सो दिस विल बी इक्वल टू 9 इंटू m प्लस 8, वेयर m इज इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 4 तो इसका क्यूब जो है वो मैंने 9m प्लस 8 की फॉर्म का प्रूव कर दिया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर इन तीनों में से किसी एक फॉर्म का होगा और उसका क्यूब, इसका क्यूब 9m की फॉर्म का हो गया, इसका क्यूब 9m प्लस 1 की फॉर्म का हो गया, और इसका क्यूब जो है वो 9m प्लस 8 की फॉर्म का हो गया, हैंस प्रूव्ड। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.